तो नमस्कार मेरे भाइयों। अब तुम पूछना चाहोगे कि यार ये जर्नी कहाँ से चालू हुई सीए फाउंडेशन की, या पागलपन कहाँ से चढ़ा। तो मैं जब ये विद्योदय वाली जो टीम है मेरी, मैं इनके साथ बैठा तो मैंने इनको 3 चीजें बताई। मैंने कहा सर 20 डेज में सिलेबस खत्म करना है, वो दहाड़ के हंसे। मैंने कहा सर 20 डेज के अलावा सर ये फ्री में करना पड़ेगा, वो पागल पेट पकड़ पकड़ के हंसे कि सीए कोर्स जहाँ पे लोग बच्चे खुद ही बोलते हैं लो सर पैसा ले लो और हमें पढ़ा दो, उसमें मैं बोल रहा हूँ फ्री में करना है। और तीसरी चीज़ मैंने कहा सर नोट्स वगैरह भी फ्री में चले जाएंगे ना सर, मजा ही आ जाएगा। तो मतलब वो पागल हो गए, बोलते एक काम करते हैं फिर सीए वाले सारे भिखारी हो जाते हैं और सड़क पे उतर आते हैं। तो अल्टीमेटली पता है बात क्या थी? बात ये थी कि मैं वो करवाना चाह रहा था जो अभी तक कोई नहीं कर रहा था। मैंने कहा सर मार्केट शिफ्ट करना है सर, और मार्केट शिफ्ट करना मतलब पूरे मार्केट में हम एक तरफ छा जाए और हमारी क्वालिटी एक तरफ छा जाए, और उसके लिए सर बच्चे को टेस्ट तो देना पड़ेगा। मैं जानता हूं सर आप इंटर में मेरे बच्चे को बुलाओगे, वो बच्चा आपके साथ पढ़ने के लिए पागल हो जाएगा, लेकिन उसको एक बार झलक तो दिखाओ। तो मेरे भाइयों आज अभी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं जितनी बार भी आगे 20 डेज प्ले जाएंगे सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे तुम सभी के लिए। एंड ये पागलपन के लिए मैं एवं किसी सड़क छाप को नहीं उठा लाया। ये वो सीए हैं जिन्होंने खुद 5000 सीए बना के छोड़ दिए हैं। ये वो सीएज हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक्स न जाने कितनी दे डाली है, 30-40 हज़ार तो बच्चे पढ़ा दिए। सो ये लोगों को फ्री में मनाना, तुम समझ रहे हो मैं अकेला पागल हूं, बट इतने लोगों को फ्री में इतने टीचर्स का फ्री में पढ़ाना, दैट टू जो सीएस खुद प्रोफेशनल और इस लेवल के हो, बहुत मुश्किल बात है मेरे भाइयों। बट तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है ये बंदा। लेट्स सी तुम्हारा कैसा सपोर्ट मिलता है। कुछ नहीं चाहिए मेरे भाइयों, लाइक जरूर करना इस वीडियो को। सुबह सुबह उठ के देखा करो, अच्छा लगता है, 8 बजे का टाइम है जैसे। एंड लाइक के अलावा हैप्पी दिवाली सबसे पहले तो, और ऊपर से भाई देखो सपोर्ट तुम्हारा रहेगा तभी मजा आएगा। यानी कम से कम इस वीडियो पे कभी भी जब तक हो जाए 5000 लाइक तक पहुंचाने हैं। मालिक मालिक मालिक, स्वागत है वापस से आपका एक और नए सेशन में। और इस सेशन में आज हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि हमने पिछले 2 सेशन में जो सीखा वो हमें पूरी तरह से आ गया और हमसे पूरा क्वेश्चन बन रहा है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज आप मान लेना कि एग्जाम में आ जाएगा। यानी इसमें वो सब है, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, सब 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 मतलब सब एक कर लिया पेट भरा जाएगा। हाँ, एक्सेप्ट वो 3 पॉइंट जो मुझे भी आपसे डिस्कस करने हैं। एक कमीशन, दूसरा एबनॉर्मल लॉस और तीसरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्योंकि वही तो है मेरी पूरी मूवी के पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसे छोड़ के अभी बाकी एस्पेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जनरल एंट्री लेजर पोस्टिंग के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए मालिक, तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है रैंचो ऑफ शिमला, याद है ना, रैंचो रिसाइड्स इन शिमला। साइलेंसर ने बताया था सेंट गुड्स टू इट्स कंसाइनी पिया ऑफ दिल्ली। हाँ, ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। वैसे भेजा क्या होगा सर? शिमला में तो सेव आते हैं, एप्पल। हाँ, तो एप्पल भेजे मान लो। तो भैया रैंचो ने शिमला से अपने कंसाइनी पिया को दिल्ली एप्पल भेजे, और उसकी इनवॉइस प्राइस क्या है? तो मालिक इनवॉइस प्राइस है ₹2 लाख। पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कंसाइनी को माल भेजा, और सरकार ये पहला साल है, पहली बार पिया से मिला है रैंचो। अब अगले साल वो बोलेगा ओपनिंग स्टॉक, लेकिन इस साल तो कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो मालिक बताओ एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट का खर्चा है, जैसे परचेस हम ट्रेडिंग में डेबिट करते हैं, सिमिलरली ये भी एक तरह से ट्रेडिंग में डेबिट हो रहा है। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, या कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट डेबिट टू पिया अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट कितना सर? 2 लाख। पॉइंट नंबर 2 बोलो सरकार। ये माल हिमाचल से शिमला से दिल्ली आने में कुछ खर्चा मांगेगा, और वो खर्चा करेगा कौन सर? रैंचो। और कौन करेगा? पिया करेगी क्या शिमला के खर्चा? तो ये खर्चा तो रैंचो करेगा। तो रैंचो ने खर्चा किया किस चीज के लिए? माल भेजने के लिए। अब दिमाग में बिठा लो, क्या इस खर्चे के बिना माल दिल्ली पहुंच पाता? नहीं। तो मतलब ये खर्चा इन्वेंट्री को विक्रय योग्य बनाने में शामिल होगा। यानी दिस इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, रिमेन विद कंसाइनी एट ईयर एंड। ओके सरकार, कितना खर्चा किया सर? 3000 रुपये खर्च करें फ्रेट पर, और 2000 रुपये खर्च करें इंश्योरेंस पर, ताकि रास्ते में कोई डैमेज इंश्योरेंस मतलब कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई करे।
तो कितना सरकार, अलग अलग लिखोगे? नहीं नहीं, सीधे लिखेंगे 5,000 रुपए। क्या है सर खर्चा? किसका? कंसाइनमेंट का। एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गांधी जी कैश धन अकाउंट क्रेडिट। तो मालिक एंट्री क्या हो गई हमारी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। और इन दो खर्चों के साथ ये माल पहुंच चुका है दिल्ली राजधानी पहुंच चुका है। अब पिया क्या करेगी? अब पिया जाएगी ट्रांसपोर्टर के पास और इस माल को छुड़ा के लाएगी। मतलब झगड़ा मगड़ा नहीं होगा, मतलब लेकर आएगी वहां से। तो इसमें कुछ खर्चा होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पिया इनकर्ड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। याद करो 3 नाम बोले थे अपन ने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हो, तीनों का मतलब एक है। और ये भी वो खर्चा है जिसको खर्च करने के बाद ही माल दुकान तक पहुंच पाएगा और बिकने के लिए अवेलेबल होगा। यानी इस खर्च को किए बिना माल दुकान नहीं पहुंचेगा और बिक नहीं पाएगा। तो मतलब ये खर्चा भी कैसा हुआ? डायरेक्ट। यानी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में भी इसे शामिल किया जाएगा। तो मालिक सुन लो, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में क्या क्या आएगा? 1, जो माल भेजा उसकी खुद की कॉस्ट, 2, रेंचो के भेजने के खर्चे, और 3, पिया के छुड़ाने के खर्चे। बस ये 3 चीजें ही इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में आएंगी। एंट्री बोलो सरकार, एंट्री क्या होगी? सिंपल, ये खर्चा हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस का है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या मैंने पैसा खर्च करा? नहीं। किसने खर्च करा? पिया ने। तो पिया को क्रेडिट कर दो, बाद में हिसाब किताब देख लेंगे। तो चलो सरकार एंट्री लिखते हैं। चलो मालिक, माल पहुंच चुका है दुकान तक, लेकिन मालूम है रेंचो को पिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है। तो उसने पिया को बोला कि पिया रे सुन, मुझे भरोसा नहीं है, कुछ एडवांस दे। पिया बोली भरोसा रखो। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको तो एडवांस जमा कराना पड़ेगा। दिल्ली के लोग हों, खतरनाक हों, डर लगता है हमें आपसे। ठीक है भैया। तो भैया नहीं, सॉरी भैया नहीं, तो ठीक है आपको हम एडवांस दे देते हैं। कितना एडवांस चाहिए? बोले 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। पिया बोले ठीक है दे देती हूँ, कोई बात नहीं। तो 80% ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी हुई सर? 2 लाख का 80% 1,60,000। तो अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट कंसाइनी हैड पेड 80% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइन्ड बाय द कंसाइनर। हो सकता है तब आपको मेरे शब्द याद आए। ठीक, तो चलो अभी क्या बोला? पिया ने कैश दिया, चेक दिया या कागज दे दिया? आई लव यू नहीं, कागज दे दिया। कागज पे क्या लिखा? कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगी। यस, इट्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस, इट्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एंट्री क्या हुई? पहले एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को इज्जत से पढ़ना है। आधी एंट्री पढ़ के, आधा पॉइंट पढ़ के, आधा अपने दिमाग में सोचने लगना, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज बी अवेयर। क्वेश्चन को पढ़ने का एक नियम है और वो ये है कि आपको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा और अगला पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, भेजे पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने घास छीली और एक आध पॉइंट भी स्किप हो गया तो बॉस अपना तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए, तो पिया एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,60,000 एंड द ड्यूरेशन इज 3 मंथ। अच्छा बताओ, क्या ये आपके कंसाइनमेंट की इनकम है? नहीं, नहीं है सर। क्या ये खर्चा है? नहीं, खर्चा तो हो नहीं सकता। तो फिर ये क्या है? सर एडवांस है। तो ना तो ये खर्चा है ना ये इनकम है, तो क्या है? एडवांस। और इसमें हुआ क्या? एक असेट बढ़ी बिल्स रिसीवेबल और एक लायबिलिटी बढ़ी पिया। पिया तो क्या लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी तो लायबिलिटी है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। असेट का नाम है बिल रिसीवेबल अकाउंट और लायबिलिटी का नाम है कंसाइनी अकाउंट। तो एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री क्या बनाएंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पिया अकाउंट क्रेडिट। तो बॉस अब रेंचो तो हो गया सेफ। अब वो बिल्कुल बोलेगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्यों? क्योंकि 80% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स तो आ ही चुका है और कंसाइनी पिया ऑलरेडी इतना खर्चा कर चुकी है। तो अब तो कंसाइनी को लॉयल रहना पड़ेगा। और सर कोई भी रिलेशनशिप हो लॉयल तो रहना ही पड़ेगा, फिर कंसाइनर कंसाइनी की हो या रेंचो पिया की हो। चलो सरकार, तो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अब ये कौन से कारनामे करते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे खर्चे कर लिए, माल पहुंचा दिया, एडवांस भी ले लिया, तो अब तो भैया कुछ रेवेन्यू का मुंह दिखाओ, कुछ इनकम करवाओ। देखते हैं क्या इनकम आ रही है। तो मालिक अगला पॉइंट, पिया सोल्ड 50% गुड्स फॉर कैश फॉर रुपीज 1,15,000 एंड 25% of goods
ऑन क्रेडिट फॉर ₹75,000। और ये क्या लिखा है, नो डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है तो इसका मतलब बैड डेट की रिस्क अब रेंचो की है, डिस्काउंट का खर्चा अब रेंचो का है। तो पिया को हम सिर्फ कैश सेल के लिए डेबिट कर सकते हैं क्योंकि वो पैसा हमारा था जो उसके पास आ चुका है, लेकिन क्रेडिट सेल के लिए अभी राइट नाउ पिया को डेबिट नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन जब पिया इस डेटर से कलेक्शन कर लेंगी तब हम पिया को निश्चित डेबिट करेंगे। तो अभी क्या एंट्री होगी, तो अभी कैश सेल पिया डेबिट, कैश सेल के लिए पिया डेबिट, और क्रेडिट सेल के लिए कंसाइनमेंट डेटर डेबिट, क्योंकि वो हमारे डेटर हैं। वहीं अगर हम डेल क्रेडिटर कमीशन देते तो फिर डेटर को हम डेबिट नहीं करते, बल्कि हम तो पिया को ही डेटर मान लेते, क्योंकि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन है तो बात खत्म, फिर सारी रिस्क आपकी है। 2 क्या है सर, ये कंसाइनमेंट की इनकम है, कंसाइनमेंट के खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, तो कंसाइनमेंट की इनकम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी सरकार, एंट्री पिया अकाउंट डेबिट फॉर कैश सेल, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट फॉर क्रेडिट सेल, टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। मालिक सेल तो हो गई, हाँ सर हो गई। क्या पिया के कोई और भी खर्चे होंगे, मतलब पिया कोई और खर्चे पे करेगी? खर्चे तो अपने हैं, रेंचो के हैं, तो पिया कोई और खर्चे पे करेगी? हाँ सर और करेगी। क्या? अरे बाबा, अभी तक तो पिया ने इतना खर्चा किया कि माल दुकान तक आ जाए, लेकिन दुकानदारी चलाने में खर्चा तो लगता है ना, किराया लगेगा, सैलरी लगेगी, इंश्योरेंस लगेगा, एडवर्टीजमेंट लगेगा, बिजली के बिल आएंगे, फलाना आएगा, ढिमका आएगा, लेसन आएगा, क्या क्या आएगा। तो फिर सर वो खर्चे बुक करो। वो खर्चे किसके हैं सर? रेंचो के। पे कौन कर रहा है सर? पिया। तो फिर खर्चा बुक करो और पिया के प्रति लॉयल्टी बुक करो, यानी पिया को क्रेडिट दे दो। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पिया अकाउंट क्रेडिट। लेकिन ये खर्चे माल को बिक्रे योग्य बनाने के लिए खर्च नहीं हो रहे हैं, यानी दीज एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वी कैन इजीली रिकॉल कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में आते थे। ट्रेडिंग में जो खर्चे आते हैं वो इन्वेंट्री के खर्चे हैं और उसको इन्वेंट्री में शामिल किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में शामिल किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट खर्चों को तो पूरा की पूरा जीपी से राइट ऑफ कर दिया जाता है। सेम रूल यहां लगेगा। जो डायरेक्ट खर्चे थे, यानी प्रिया ने जो माल छुड़ाने के लिए खर्च किया, जो रेंचो ने माल भेजने के लिए खर्च किया और जो माल भेजा, बस ये 3 खर्चे इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में शामिल होंगे, बाकी कोई खर्चा इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो एंट्री तो करेंगे, लेकिन ये पूरा खर्चा जीपी से एडजस्ट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री तो वही है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पिया अकाउंट क्रेडिट। सरकार अब ये भी एंट्री हो गई, अब क्या करोगे? तो सरकार अब पिया ने इतनी मेहनत करी तो कुछ रिवॉर्ड बनता है कि नहीं बनता? अभी तो बेचारी खर्चे किए जा रही है, एडवांस दिए जा रही है, मेहनत किए जा रही है, कुछ रिवॉर्ड तो दो उसको। तो वो जो रिवॉर्ड है, कमीशन, वो उसकी इनकम है और रेंचो के लिए, इस कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए खर्चा है। तो खर्चा फिर से वही एंट्री, खर्चा अकाउंट डेबिट यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसने कमाया? सरकार पिया ने कमाया, तो पिया खाता क्रेडिट। तो एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पिया अकाउंट क्रेडिट और नरेशन में क्या जाएगा? कमीशन अर्न बाय कंसाइनी। चलिए एंट्री लिखते हैं। मालिक एंट्री तो लिख दी, अमाउंट कितना? तो क्वेश्चन ने कहा कि कमीशन का रेट 5% है, कमीशन का रेट 5% है। अभी मैंने चूंकि एकदम सिंपल चीजें रखी हैं और इस क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर है नहीं है, तो अब हमें सिर्फ एक कमीशन देना है। लेकिन आगे जाकर मैं इसी में ट्विस्ट डाल सकता हूं कि भैया इनवॉइस प्राइस के 20% तक कमीशन मिलेगा, 5%, और इनवॉइस प्राइस के 20% के ऊपर जो प्राइस होगी, यानी कभी ऐसा कोई बंदा दिख जाए तो पहली फुर्सत में काट देना और उसको इनवॉइस प्राइस के 20% के ऊपर माल भेज देना। तो ऐसी वैरायटी अभी आएगी और वही हमें डिस्कस करना है इन पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें हम बोलेंगे कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडिटर और ओवरराइडिंग कमीशन। अभी एकदम प्लेन कमीशन, अभी क्योंकि अपन अकाउंटिंग पे डिस्कशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो एकदम प्लेन रखते हैं। कितने का माल बेचा? सरकार पिया ने 1,87,500 का माल बेचा है ना? हाँ, और इस पर कितना कमीशन कमाया उसने? 5%। तो 187,500 का 10% होता है 18750, 18750। तो इसका आधा कर दो, 18 का आधा हो गया 9 और 9,375। फिर भी मालिक एक बार कैलकुलेटर चला लो, कोई बुराई नहीं है।
हाँ सरकार, 9375। अब यह एंट्री भी हो गई। अब क्या बचा? अरे 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 अरे, अपन ने कुछ माल उधार बेचा था, कुछ डेटर थे, उनसे भी तो पैसा आना है। वो कलेक्शन का काम भी तो पिया का है। तो पिया उनसे जब कलेक्शन लेगी तो वो पैसे पिया के पास आएंगे। पैसे थे मेरे, लेकिन आएंगे पिया के पास। तो फिर सर डेबिट द रिसीवर। और डेटर, अब अगर पिया को पेमेंट करेंगे तो क्या अलग से फिर मुझे भी पेमेंट करेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। तो डेटर कम होंगे, डेटर बढ़े तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट। ठीक है सरकार। तो एंट्री क्या होगी सर? पिया अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट होना था, लेकिन कैश नहीं हुआ और कौन जाएंगे? पिया। अगर कैश हमें मिलता तो हम लिखते कैश अकाउंट डेबिट। अब हमारे बदले में किसको मिला? पिया को। तो पिया अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। कौन से डेटर? सर कंसाइनमेंट डेटर। अच्छा, कुछ कंसाइनमेंट डेटर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जल्दी पेमेंट करें और डिस्काउंट मांगे। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो वो डिस्काउंट किसका खर्चा? पिया का या रेंचो का? सर रेंचो का। क्यों? क्योंकि पिया को कोई डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा। डेल क्रेडिटर मिलता तो पूरे डेटर पिया के हो जाते, फिर ये पिया और उसके डेटर के आपस की बात होती, फिर रेंचो बीच में नहीं आता। लेकिन अभी ये डेटर रेंचो के हैं, तो डिस्काउंट, बैड डेट, ये सब खर्चा रेंचो बेयर करेगा। तो अब एंट्री क्या होगी सर? खर्चा डिस्काउंट। हाँ सर, कंसाइनमेंट में डेबिट होगा क्योंकि ये कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है। तो फिर एंट्री क्या बनेगी? पिया अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट रिसीव्ड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो मालिक एंट्री लिखते हैं? नहीं, पहले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। तो चलो मालिक पॉइंट पढ़ते हैं और फिर उसकी एंट्री देखेंगे। पिया कलेक्टेड ₹38,000 फ्रॉम कंसाइनमेंट डेटर आफ्टर अलाउइंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। यानी 2,000 का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद 38,000 रुपीज मिले हैं। तो टोटल डेटर कितने का था सर? 40 का। तो 40,000 का एक डेटर था जिसने 2,000 का डिस्काउंट लिया और 38,000 मेरे एजेंट को पे कर दिए। तो एजेंट इज द रिसीवर ऑफ माई कैश, सो शी शुड बी डेबिटेड। चलो एंट्री करते हैं। क्या एंट्री हो गई? पिया अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कलेक्टेड 38,000, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्रेडिट बीइंग डेटर्स कलेक्टेड बाय कंसाइनिंग आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। चलिए सरकार, ये एंट्री भी डन। और बोलो सरकार, बस 2-3 एंट्रियां और बची हैं। चलो देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, वन डेटर ऑफ ₹2,000 प्रूव्ड इंसॉल्वेंट। और निपट गया, बैड हो गया, एंड नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिम। ओके, ये तो बैड डेट हो गया। देखो मालिक, अगर मैं डेल क्रेडिटर कमीशन देता तो आज ये हेडेक पिया का होता, रेंचो का नहीं होता। लेकिन चूंकि पिया को रेंचो ने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया, तो अब ये बैड डेट का नुकसान रेंचो उठाएगा। और ये बैड डेट का जो नुकसान है वो उसके नॉर्मल बिजनेस का है या कंसाइनमेंट बिजनेस का? सोचो। हाँ, कंसाइनमेंट बिजनेस का है, उसमें क्या हुआ? तो फिर ये कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को निकालते समय एडजस्ट होगा। हाँ, और क्या, बिल्कुल होगा। तो क्या? डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्रेडिट। फिर से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्रेडिट। चलो एंट्री लिखते हैं। तो क्या एंट्री लिख ली अपन ने? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्रेडिट बीइंग बैड डेट इनकर्ड इन कंसाइनमेंट अमाउंट 2,000। अब और क्या बचा? देखो टेक्निकली बात करें ना तो बस इतनी ही एंट्रीज होती हैं, इससे ज्यादा एंट्री होती नहीं है। एक जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है उसमें इतनी एंट्री हो गई। अब बस 1-2 एंट्री और बची है। जैसे एक एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती है जो इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर एक एंट्री होगी आपके कमीशन में, खास तौर से कौन से वाले? ओवरराइडिंग कमीशन निकालने में। खैर वो भी अपन ने इस क्वेश्चन में नहीं रखा है, उसे भी छोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा सरकार? हाँ बिल्कुल आएगा। क्लोजिंग स्टॉक की सूचना क्वेश्चन देगा क्या? कई बार दे देगा, लेकिन कई बार शायद ना दे। तो उस केस में मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। ठीक है सरकार, अभी तो आप क्वेश्चन पढ़ो सरकार। तो मालिक अब इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं, पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11। तो जल्दी से जरा देखें और इसे कंप्लीट करें। तो पॉइंट नंबर 10 क्या बोलता है? रेंचो डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3,000। जरा मालिक याद तो करो, बिल कितने का था सर? बिल था 1,60,000 का। रेंचो को पैसों की जरूरत पड़ी होगी। अब उस पैसों की जरूरत के लिए वो गया अपने बैंक
और बैंक को ये बिल दिया और बिल को डिस्काउंट करके पैसे लेके आ गया। अब सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि भैया ये जो 3,000 रुपए का खर्चा है, ये 3,000 का जो खर्चा है वो किसका है, नॉर्मल बिजनेस का या कंसाइनमेंट बिजनेस का? क्या इस खर्चे का कंसाइनमेंट के बिजनेस से कोई भी लेने देना है? ध्यान से सोचिए, क्या इसका कोई भी रेलेवेंस कंसाइनमेंट के बिजनेस से है? तो आंसर है सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रेंचो इस बिल को 3 महीने तक संभाल के रखता, और ये तो पिया ने एक्सेप्ट किया था, तकिए के नीचे रखता आराम से, तो उस केस में क्या ये खर्चा लगता? नहीं। ये खर्चा इसलिए लगा क्योंकि रेंचो को फाइनेंस की जरूरत थी, यानी उसने अपने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट के लिए ये बिल डिस्काउंट किया है। तो इस केस में बिल डिस्काउंटिंग का जो भी खर्चा है वो कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं होगा, यानी इसको हम कंसाइनमेंट में डेबिट नहीं करेंगे बल्कि P&L में लेकर जाएंगे। अब बताओ एंट्री क्या होगी? तो एंट्री, सर पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, धन अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट 157,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट खर्चा 3,000, और बिल आया था तो डेबिट। अब जा रहा है बेचारा, पिया के साइन किए हुआ बिल जा रहा है, आया था डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। चलो लिखते हैं। मालिक आखिरी पॉइंट, इस क्वेश्चन के 11 पॉइंट कवर कर लिए। इतना बड़ा क्वेश्चन तो एग्जाम में भी नहीं आएगा, बिलीव मी, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन छोटा आएगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस आएगा, स्टॉक आएगा और कमीशन का कैलकुलेशन भी आएगा। इतने भी फ्री में 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो सरकार, अभी तो पॉइंट नंबर 11 पढ़ो ना प्लीज, आप टाइम खराब कर रहे हो हमारा। पिया सेंड नेट अमाउंट टू कंसाइनर टू रेंचो टू सेटल द अकाउंट। तो फाइनल अमाउंट पिया भेज रही हैं रेंचो को, लेकिन वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट होंगे? बाय प्रिपेयरिंग अ कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी तक पता कहां पड़ा कि कंसाइनमेंट बिजनेस में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो वी प्रिपेयर अ कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अ कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बना के क्या पता लगाएंगे? सर प्रॉफिट कितना कमाया। और कंसाइनी अकाउंट बना के ये पता लगाएंगे कि पिया से पैसे लेने हैं या पिया को पैसे देने हैं। ठीक है सरकार? तो चलिए सरकार, अब हमारे पास एक और एंट्री बची है जो कहीं बोली नहीं गई है, हमें ध्यान रखना है, अपने दिल में बसा के रखना है। और वो क्या है कि हमारी पिया ने, पिया को दिल में नहीं मालिक, तो पिया ने 50% माल नगद बेचा और 25% माल उधार बेचा, यानी कुल 100 में से 50 और 25 75% माल ही बिका है। यानी 25% माल अभी भी पिया के पास दिल्ली में बिना बिका रखा है, और वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, पिया का नहीं है। खैर सब कुछ पिया का है, लेकिन ये स्टॉक अकाउंट में तो हमारा है, कंसाइनर का है। तो हमें उसका वैल्यूएशन भी करना होगा और एंट्री भी पास करना होगी। और एंट्री क्या होगी? सर सिंपल, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट करते हो, सिमिलरली कंसाइनमेंट अकाउंट में भी क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट कर दो। और एंट्री क्या घुमाओगे? क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। फिर से एक बार, कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो चलो मालिक, अमाउंट भी तो कैलकुलेट करना है। हाँ सर बिल्कुल करना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में क्या सारे खर्चे जोड़ लोगे या लिमिटेड खर्चे जोड़ोगे? सर कम से कम 10 बार बोल दिया अपन ने, कम से कम 10 बार डिस्कस कर लिया है आज में कि भैया क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में से 3 कंपोनेंट आएंगे। एक, जो माल बिना बिका पड़ा है उसकी लागत, 2, रेंचो के माल भेजने के प्रोपोर्शनेट खर्चे, और 3, माल जो पिया ने छुड़ाया दुकान तक लाने पर जो खर्च किया था उसका भी प्रोपोर्शनेट हिस्सा। कुल कितना माल बिक गया? सर 75% माल बिक गया। कोई एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हुआ है? सर नहीं, अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, अभी हम इस मोहमाया से मुक्त हैं सर। तो बताओ 100 में से 75% माल बिक गया तो कितना बचा? सर 25%। तो 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, 25% ऑफ गुड्स सेंट का जो खर्चा था किसका? रेंचो का, और 25% पिया का खर्चा जो उसने ट्रांसपोर्टर से अपने गोडाउन तक माल लाने पे खर्च किया है। और वो खर्चे कितने हैं सरकार? तो जरा ध्यान से देखो। हाँ सरकार, पहला जो माल भेजा उसकी कॉस्ट है 2 लाख, कुल माल की 2 लाख, तो 25% की कितनी? सर 2 लाख का 25%, 2 लाख का 50% होता है 1 लाख, तो उसका आधा 50,000, तो माल की लागत है 50,000। कंसाइनर ने कितने खर्च किए थे? सर 3 और 2 5,
5,000 खर्च किए थे कुल माल पे, जिसका 25% बिना बिका पड़ा है। तो 5,000 का 25% 1250, तो 50,000 प्लस 1250। अब जरा देखो कंसाइनी ने कितना खर्च किया। सरकार कंसाइनी ने खर्च किए हैं सिर्फ 4,000 रुपए, तो 4,000 का 25% 1,000, तो 50,000 प्लस 1250 प्लस 1,000, तो 52,250 इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंट्री छापें? हाँ सरकार, छापनी पड़ेगी। एंट्री एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। चलिए लिखते हैं। तो मालिक, एक तरीका वो समझाया था, एक दूसरा तरीका ये भी है, अगर क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, माइंड माय वर्ड्स, अगर क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं है तो आप तो तीनों के इकट्ठे जोड़ लो। 2 लाख का माल, 5,000 भेजने का खर्चा, 4,000 उसको रिलीज करवाने का खर्चा, तीनों मिलाया ये हो गया 2,09,000। इसका 25% निकाल दो, सीधे आंसर आ जाएगा। चलो ये एंट्री भी हो गई। अब कुछ बचा क्या? सर नहीं, अब तो बस बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट कैलकुलेट करना बाकी है। लेकिन उससे पहले क्या हम इन सारी एंट्रीज को रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट कर लें? हाँ सरकार, बिल्कुल कर सकते हैं, और अपने को सब याद भी है। देखो सबसे पहले मैंने कंसाइनमेंट पे माल भेजा, कितना? 2 लाख। क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 2 लाख। दूसरी एंट्री, क्रेंचो ने माल भेजा, खर्चा किया 5,000, एंट्री हुई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 और ब्रैकेट में लिख दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर पिया ने 4,000 रुपए खर्च करे, एंट्री हुई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। और चूंकि कंसाइनी को हमें 3 चीजों के लिए एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना है, तो 3 बार कंसाइनी कंसाइनी कंसाइनी, ये तो एक तो कपूर हो गई। क्या क्या क्या? नहीं, एक ही बार लिख दो, टू कंसाइनी अकाउंट, और इनर कॉलम में लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी कितने? 4,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने कितने खर्च करे हैं? 12,000। और कमीशन कितना कमाया? सरकार कमीशन कमाया था 9,375। अब इन तीनों को जोड़ लो, तो 12 और 4 16 और 9 25, 25,375 इज द अमाउंट ऑफ टोटल डेबिट जिसके लिए पिया क्रेडिट होंगी। डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे और कमीशन। अच्छा, पिया ने माल कितना बेचा? कैश माल बेचा था 1,12,500 कैश, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। एंट्री क्या करी थी? पिया अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि ये कंसाइनमेंट की इनकम है, तो 1,12,500। चूंकि इस क्वेश्चन में आपने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया था, इसलिए क्रेडिट सेल के लिए आप पिया को डेबिट नहीं कर सकते, बल्कि हमने एक नया खाता बनाया था कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, और एंट्री क्या करी थी? कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट कितना सर? 75,000 रुपए। ठीक है, और बोलो सर एकदम झमाझम, आप बताओ ना। अरे हाँ, एक और पॉइंट बचा। वो क्या था सर? वो हमारे डेटर कलेक्ट करे थे ना पिया ने। हाँ, तो डेटर कलेक्ट करने से पिया खाता डेबिट हो जाएगा, डेटर खाता कम हो जाएगा। ये कोई इनकम थोड़ी है। अरे याद करो ना, जब डेटर से कलेक्शन आता है तो क्या वो पीएनएल में आता है? नहीं सर, नहीं आता, तो छड्डो ना फिर उसको। फिर अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट है कि जो कलेक्शन आया था उसमें से 2,000 रुपए हमने डिस्काउंट के अलाउ किए थे। हाँ, वो तो आएगा यार। तो कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर 2,000, और एक और 2,000 थे बेड डेट के, तो इकट्ठे कर लो ना और इनर कॉलम में शो कर दो। टू कंसाइनमेंट डेटर, इनर कॉलम में डिस्काउंट 2,000, बेड डेट 2,000, आउटर कॉलम में सरकार 4,000 रुपी। और बोलो सर, और कुछ बचा क्या? सर वो हमने बिल डिस्काउंट कराया, तो वो जो डिस्काउंटिंग का खर्चा था यहां आएगा क्या? नहीं आएगा मालिक। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो खर्चे का कोई लेना देना कंसाइनमेंट बिजनेस से नहीं है। अगर आप वो बिल संभाल के 3 महीने रखते तो ये खर्चा नहीं होता, यानी ये खर्चा फाइनेंस का खर्चा है, आपके कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा नहीं है। ओके, तो चलो सरकार एंट्री छोड़ो वो वाली। अच्छा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री तो करेंगे। हाँ, वो तो करनी ही पड़ेगी। जैसे ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखे बिना अधूरा है, सिमिलरली कंसाइनमेंट अकाउंट भी क्लोजिंग स्टॉक लिखे बिना अधूरा है। तो लिख डालो सर 5,2,250।
अब आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आपका कंसाइनमेंट का बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो चलो सरकार कैलकुलेट करते हैं। तो कंसाइनमेंट में क्रेडिट हुए 1,12,500 प्लस 75,000 प्लस 52250, ये होता है 2,39,750। और डेबिट क्या हुए सर? 1 2 लाख, 2 5,000, 3 25,375 और 4 4,000। तो मालिक इतू सा कमाया, यानी इस बिजनेस में पिया ज्यादा कमा गई और रेंचो ने इतना सा कमाया। कितना? 5,375। तो सरकार एक बात बताओ ना, रेंचो का क्या गया? कमाए ही ना। वो शिमला में जो कमा रहा है वो तो कमा ही रहा है, और दिल्ली में उसने पिया को एज एन एजेंट अपॉइंट किया और उससे भी कमाई हो गई। तो अब ये जो प्रॉफिट आया मालिक, ये जो प्रॉफिट आया इसकी एंट्री क्या होगी सर? इस प्रॉफिट को अपन लेके जाएंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में, और एंट्री क्या करेंगे जरा देखो। ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड एंट्री कर रहा हूं, तो एंट्री हुई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अगर लॉस होता तो सर इसका उल्टा हो जाता। तो मालिक ये तो हो गया आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, और जो प्रॉफिट निकल के आया वो कहां चला गया? जनरल P&L में। अब क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और मांगी कि भैया कंसाइनी अकाउंट बना के बताओ। सर बता देते हैं। तो कंसाइनी अकाउंट में क्या क्या आएगा, एक एक करके लाइन चलते हैं। सबसे पहले पिया ने दिया एडवांस 1,60,000, तो मेरी बुक्स में क्या एंट्री हुई? मैं रेंचो हूं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पिया अकाउंट क्रेडिट, तो पिया अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। फिर पिया ने 2 खर्चे करे, खर्चे मेरे थे लेकिन खरे उसने, तो उसने 2 खर्चे करे, एक 4,000 और दूसरा इनडायरेक्ट खर्चे 12,000। एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो कंसाइनमेंट में क्या लिखा था? टू कंसाइनी, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट। और तीसरा एक और खर्चा लिखा था कमीशन, तो वो उसकी इनकम थी, मेरा खर्चा था कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी, तो पिया खाते में एक कमीशन क्रेडिट हो गया। तो मालिक पिया ने माल बेचा है हमारा और पैसे रखे हैं अभी उसके पास, तो शी विल बी डेबिटेड। क्या एंट्री करी थी? पिया अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो कंसाइनमेंट में लिखा था बाय पिया, तो पिया में क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट कैश सेल 1,12,500। फिर उसने हमारे डेटर भी कलेक्ट करे थे और उसका पैसा भी उसी के पास आया था, एंड दैट वाज ₹38,000। तो 38,000 वो भी उसके पास है। तो कुल मिला के शी हैड बीन डेबिटेड बाय 38 + 11 12,500, यानी 1,50,500। जबकि क्रेडिट उसको मिला है 1,80,85 375 185 375, तो उसका क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। तो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको ठीक कर लूंगा मैं। क्वेश्चन में लिखा था कि पिया ने पैसे भेजे, जबकि एक्चुअली अपने को पेमेंट करना पड़ेगा पिया को, यानी रेंचो इज इनडेबिटेड टू पिया और वो पिया को पेमेंट करेगा। तो एंट्री क्या होगी? सिंपल, पिया अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये हो गई आपकी एंट्री टू कैश। मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं लिख रहा, आप अपनी सुविधा अनुसार लिख लेना, मैंने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर में ये अमाउंट आ जाएगा। तो सरकार ये हुआ आज का डिस्कशन, और अगला डिस्कशन शायद आपको नीचे स्क्रीन में झांक झांक के दिखा रहा है, लॉस ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि इसकी दखल इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे भी है, एबनॉर्मल लॉस में भी है, कमीशन में भी है, सब जगह है। तो ये लेक्चर जो समाप्त होने वाला है, अब अगला लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।